जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात कर रहे हैं दिल्ली की नई नवेली सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, जिनका नाम है वही जिनके बारे में हम लोग पहले से चर्चा करते हुए आए हैं, आतिशी। आतिशी हैं कौन? आतिशी के बारे में पहले भी हमने एक लाइव वीडियो करके उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री के पद पर ये बैठ चुके हैं तो आपको सारी चीज़ें फिर से एक बार हम रिकॉल कराएंगे। इनकी अगर हम बात करें जन्म की, तो 8 जून 1981 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनके पति का नाम प्रवीण सिंह है और इतिहास में मास्टर्स की डिग्री है इनके पास। साथ ही साथ ये जो हैं आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। इनके राजनीतिक जीवन की अगर थोड़ी सी बात करें तो 2013 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर भी बनी थी। और 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा में जल सत्याग्रह में इन्होंने हिस्सा लिया था और खंडवा से आप नेता आलोक अग्रवाल को सपोर्ट भी किया था। 2015 से 2018 तक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एडवाइजर रही हैं। 2020 में कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ी और जीती थी। आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट का इंचार्ज बनी 2020 में ही, और 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये कैबिनेट मंत्री बन जाती हैं। और प्रेजेंट में ये आज के दिन यानी कि आज शनिवार दिनांक 21 सितंबर 2024 को दिल्ली की 9th नंबर की यानी कि 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ लिया। राजनिवास में उपराज्यपाल जो एलजी हैं विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ भी दिलवाई। शपथ के बाद आतिशी ने कुछ ऐसा किया जो मीडिया की सुर्खियां बन गई। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, एक बार नहीं 2 बार के, तो उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। पैर क्यों ना छुए भाई, एक आम को खास बना दिया उन्होंने। एक महिला को, एक आम विधायक महिला हो, एक मंत्री हो, उसको सीधा दिल्ली का राजा बना दिया, तो भाई पैर छूना तो बनता है। वे दिल्ली के सबसे युवा यानी कि 43 साल की सीएम हैं। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली की 3 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। सुषमा स्वराज हैं, शीला दीक्षित हैं और तीसरी बार ये आपकी आतिशी जी हैं। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ भी ली। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। आतिशी ने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास ही रखे हैं। जो बड़े विभाग हैं अपने पास रख लिया है, हर मुख्यमंत्री यही करता है। वहीं सौरभ भारद्वाज को हेल्थ समेत 8 प्रमुख विभाग का जिम्मा दिया गया है। आतिशी कालकाजी सीट से जीतकर 3 बार की विधायक हैं। आम आदमी पार्टी विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में फाइनल किया था। शपथ ग्रहण समारोह में आतिशी के माता पिता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता, भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए थे। तो ये बड़ी बात है कि मनोज तिवारी भी इसमें शामिल हुए और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो द्वेष होता है उसको छोड़कर मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार दिल्ली के शास्त्री नगर सीट से सांसद बनते जा रहे हैं और इस बार भी वो चुनाव जीते हुए हैं। आतिशी ने क्या कहा ये भी आपको जाननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता रहा होगा। हम सभी दिल्ली वालों को फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। ऐसा तो इनका अपना स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा देने के पीछे बहुत बड़ी मजबूरियाँ थीं, क्योंकि वो सचिवालय नहीं जा सकते थे। किसी फाइल पर सिग्नेचर करने से पहले उसे राज्यपाल को दिखाना होता था, या और भी चीज़ें थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थी, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले में आरोपी हैं, जेल भी रह चुके हैं और जेल से बाहर आए हुए हैं और जमानत पर हैं और फिर से जेल जा सकते हैं या इनके ऊपर मुकदमा लंबा समय तक चल सकता है। तो बहुत सारी परेशानियां थी, उनकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। खैर, इनकी अपनी राजनीति है, राजनीतिक बातें नहीं करेंगे तो चुनाव में वोट कैसे मिलेगा। तो आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का बचाव इसमें किया है और इन्हें ईमानदार घोषित किया। वहीं भारत सरकार इन्हें बेईमान साबित करने में लगी हुई है। केजरीवाल और सिसोदिया की भरोसेमंद हैं, क्योंकि भरोसेमंद नहीं होती तो इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। मुझे लगता है कि अगर इस सिचुएशन में कुमार विश्वास अगर आम आदमी पार्टी में रहते तो शायद आज मुख्यमंत्री के रूप में कुमार विश्वास रहते, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगते शराब घोटाले के। तो फिलहाल एक पद मिलने के चांसेस थे, लेकिन एक आरोप भी लगने के चांसेस थे। तो इन सारी चीज़ों से बाहर हैं और रमता जोगी बहता पानी वाला हाल तो उनका इस समय तो उनका अलग ही चल रहा है। राम अपने अपने राम जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर जेल में रहते हुए केजरीवाल ने तिरंगा फहराने के लिए आतिशी का नाम
सामने रखा था। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसे तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सदस्य भी आतिशी ही थी। उसके बाद से ही पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही थी। सीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पास 13 मंत्रालय रखे हैं, जैसी जानकारी मैंने आपको दे दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंत्रालय अन्य लोगों को मिला है, जैसे सौरभ भारद्वाज हैं और भी लोग हैं, उनके बारे में थोड़ी हम आपको डिटेल ज़रूर देंगे। आपको बता दें कि 2013 से विधायक और मंत्री हैं कौन? सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के भरोसेमंद नेता हैं। केजरीवाल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के जेल में रहने के दौरान आतिशी के साथ भाजपा पर लगातार हमलावर भी थे। मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर आतिशी के बाद महत्वपूर्ण मंत्रालय सौरभ ही संभाल रहे थे या सौरभ को ही सौंपे गए थे। फिलहाल उनके पास हेल्थ, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालय हैं। सौरभ भारद्वाज के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको बताएं तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम शिवानी भारद्वाज है। इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो बीटेक है, भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया हुआ है या पढ़ाई की हुई है। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो 2013 में इन्होंने हैदराबाद की आईटी कंपनी से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2013 में विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। केजरीवाल की पहली सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 2015 के ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से दूसरी बार लड़े और विधायक बने। 2017 में आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन बने। ईवीएम टेपरिंग का इन्होंने ही मुद्दा उठाया था। 2020 में ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से तीसरी बार जीते और विधायक बने। 2023 में आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बने और स्वास्थ्य समेत 7 विभाग ये संभाल रहे हैं। गोपाल राय की बात करें तो गोपाल राय एक बड़ा चेहरा है जिनके दम पर आम आदमी पार्टी जिंदा है। 2013 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी सरकार का हिस्सा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केजरीवाल के भरोसेमंद माने जाते हैं। दिल्ली की वर्किंग क्लास कम्युनिटी के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। कई मौक़ों पर पार्टी के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। मौजूदा दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। मंत्री पद संभालने का लंबा अनुभव है। उनके पास 3 मंत्रालय भी हैं। वैसे मुख्यमंत्री के दावेदार भी ये थे। इनका जन्म 10 मई 1975 को मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जहां मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद हैं, वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक और मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से ये हैं। मनोज तिवारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश नहीं, मनोज तिवारी बिहार से हैं, यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश सब मिला जुला के दिल्ली की राज्य जो सरकार है उसमें सब लोग कहीं ना कहीं अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। अगर हम गोपाल राय की शिक्षा की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स डिग्री की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। इनकी पत्नी का नाम अंजना राय है। इनके राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी के दिनों से ही काफ़ी राजनीति में सक्रिय रहे थे। 1992 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने CPIM की स्टूडेंट विंग AIS से ज्वाइन कर ली थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में इनको गोली भी लगी, शरीर पैरालाइज भी हो गया था। 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़े लोकपाल बिल के लिए आवाज़ भी उठाई। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के दौरान पार्टी से जुड़े रहे। 2014 में आम आदमी पार्टी के लिए मैं भी आम आदमी कैंपेन इन्होंने ही लीड किया था। 2013 में दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे थे। 2015 में इन्होंने बाबरपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ा और जीत भी गए। श्रम मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्हें मिली। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक बने। 2020 में बाबरपुर से दूसरी बार विधायक बने। कैबिनेट में पर्यावरण समेत 3 विभाग इनके पास है। उसी तरह कैलाश गहलोत भी एक मंत्री बने हैं। होम, ट्रांसपोर्ट समेत इनके पास 5 मंत्रालय हैं। एलजी ने 15 अगस्त पर आतिशी की जगह झंडा फहराने के लिए गहलोत को चुना था। जाट परिवार से हैं। हरियाणा में जाट बीजेपी से नाराज हैं। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप नहीं करना चाहती। वे 2017 से लगातार परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं और अगर उन्हें मंत्री पद मिलता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलेगी। पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भी आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल उनके पास होम मिनिस्ट्री समेत 5 मंत्रालय हैं। कैलाश गहलोत का जन्म 22 जुलाई 1974 को दिल्ली में ही हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मौसमी गहलोत है। इनके बच्चे हैं जाह्नवी, देवीना।
इनकी शिक्षा की बात करें तो वकील हैं, यानी कि लॉ में मास्टर्स डिग्री है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई केस भी इन्होंने लड़े हैं। 2005 से 2007 तक दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर भी ये रह चुके हैं। इनके निजी जीवन की अगर हम बात करें तो 2015 से आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन करके नजफगढ़ विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। 2017 में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, परिवहन समेत 5 विभाग संभाले। 2020 में दूसरी बार नजफगढ़ विधानसभा से विधायक बने, परिवहन मंत्री भी बने। 2023 कैबिनेट रिशफलिंग में परिवहन के साथ फाइनेंस, रेवेन्यू समेत 8 विभाग इनको सौंपे गए। 2024 शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल इनके ऊपर कोई आरोप गंभीर नहीं लग पाए थे। इसके बाद इमरान हुसैन जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इमरान हुसैन जो है आम आदमी पार्टी के लिए अकेला मुस्लिम चेहरा है और दिल्ली में करीब 11.7% मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। केजरीवाल की कैबिनेट का ये चेहरा कहीं न कहीं इन पार्टी को फ़ायदा उठाने में, मुस्लिम वोट की राजनीति करने में फ़ायदा दे रहा है। इसलिए अतीसी की कैबिनेट में भी पार्टी ने उन्हें रिटेन किया है। दिल्ली में करीब 11.7% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। आतिशी की कैबिनेट में उनके पास फूड एंड सप्लाई और इलेक्शन मिनिस्ट्री इनको दी गई है। इनके राजनीतिक जीवन और निजी जीवन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 21 मई 1981 को दिल्ली में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम नगमा इमरान है। इनकी शिक्षा की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बैचलर्स डिग्री ली है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई के बाद फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। 2012 में पहली बार दिल्ली के बल्ली मारान से नगर पालिका चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2015 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद बल्ली मारान विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और फिर जीत गए। 2020 में बल्ली मारान सीट से चुनाव लड़ा और दूसरी बार विधायक बने। केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भी इनको दिया गया। वहीं बात करेंगे मुकेश अहलावत की, जो दलित समुदाय से तो आते हैं, साथ ही साथ दिल्ली में 12% दलित पॉपुलेशन को टारगेट भी इनके जरिए किया गया है। दलित समुदाय से आने वाले मुकेश अहलावत ने राजकुमार आनंद की जगह ली है। दिल्ली में 12% दलित पॉपुलेशन है। राजकुमार आनंद के बीएसपी में जाने से आम आदमी पार्टी के दलित वोट में बैंक में सेंध लगी है। पहली बार के विधायक अहलावत को मंत्री बनाकर पार्टी दलित वोट बैंक साधना चाहती है। मौजूदा दिल्ली सरकार में उनके पास रोजगार और श्रम समेत 5 मंत्रालय मिले हैं। इनका जन्म 8 नवंबर 1975 को दिल्ली में हुआ था। 12वीं पास हैं और पढ़ाई के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, यानी कि सिर्फ ये एक तरह से साक्षर हैं। एक तरह से पढ़ाई के मामले में सबसे कम डिग्री हमें अभी तक इन्हीं की ही लगी, क्योंकि 12वीं पास हैं। 2013 में बीएसपी की टिकट से पहली बार सुल्तानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2020 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और आम आदमी पार्टी से सुल्तानपुर माजरा सीट से इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। पहली बार के विधायक को आम आदमी पार्टी ने राजस्थान का को इंचार्ज भी बना दिया था। कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करेंगे और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, महिला मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, देश की कुछ महिला मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, तो आपको बड़ा गर्व होगा कि हमारे देश में महिला कितनी बड़े बड़े पदों पर गई हैं। लेकिन आपको दुख भी होगा कि लगभग 150 करोड़ की आबादी में कुछ ही महिलाएं हैं जो ऐसे बड़े पदों पर पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि भारत सरकार द्वारा एक बिल लाया गया जिसमें लोकसभा विधानसभा में 30% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद 2 दिन बाद 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे से पहले विधायक दल की बैठक में आतिशी को मुख्यमंत्री का नया चेहरा भी चुन लिया गया था। और इसके बाद शाम करीब 5 बजे केजरीवाल ने एलजी को इस्तीफा सौंपा और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था। आपको बता दें कि देश में 17वीं दिल्ली की तीसरी महिला सीएम आतिशी हैं। शीला दीक्षित की बात करेंगे तो कांग्रेस से थीं और दिल्ली में ही ये मुख्यमंत्री थीं और इनका कार्यकाल 15 साल 25 दिन का था, एक बड़ा कार्यकाल था। वहीं बात करेंगे AIADMK जो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अम्मा के नाम से भी जानी जाती थी, जयललिता जो तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। इनका कार्यकाल 14 साल 124 दिन रहा है। वहीं ममता बनर्जी की अगर हम बात करेंगे जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, हालांकि आजकल मुसीबतों से घिरी हुई हैं क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पे हड़ताल पर हैं एक मामले में, जिसकी चर्चा भी हमने पहले कर ली है अपने चैनल पर ही। ये AITMC यानी कि
तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में है और इनका कार्यकाल 13 साल 120 दिन है और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अभी भी इनका कार्यकाल चल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राजघराने से ताल्लुकात इनके हैं। वसुंधरा राजे की ये भारतीय जनता पार्टी से थी, इनका कार्यकाल 10 साल 9 दिन का था। राबड़ी देवी की बात करेंगे, लालू यादव की पत्नी हैं और तेजस्वी यादव की माँ हैं। बिहार राज्य की हैं, कार्यकाल इनका 7 साल 190 दिन का था। ठीक है, 7 साल और 190 दिन। ठीक है, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री मायावती की, जो एक लंबा कार्यकाल इनका महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है। मायावती बीएसपी की एक तरह से कहा जाए तो इस समय बागडोर इन्हीं के हाथ में है। काशीराम की बदौलत, काशीराम के विचारों से प्रभावित होकर, काशीराम के कृपा दृष्टि से इन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था और 7 साल 5 दिन का इनका कार्यकाल अभी तक का रहा है। बात करेंगे शशिकला काकोडकर की, ये एमजीपी पार्टी से थी, गोवा में ये मुख्यमंत्री रही हैं। इनका कार्यकाल 5 साल 258 दिन का था। वहीं नंदिनी सतपथी की बात करेंगे तो ये कांग्रेस की थी, ओडिशा राज्य में इनका कार्यकाल 4 साल 185 दिन का था। सुचेता कृपलानी की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनका कार्यकाल 3 साल 162 दिन का था और पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आनंदीबेन पटेल की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल को तो आप ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। बीजेपी पार्टी से ये गुजरात की मुख्यमंत्री रहीं, 2 साल 77 दिन, 2 साल 77 दिन इनका कार्यकाल रहा। अनवरा तैमूर की बात करेंगे, कांग्रेस की हैं जो असम राज्य की मुख्यमंत्री थीं, 206 दिन इनका कार्यकाल था। राजिंदर कौर भट्टल की बात करेंगे, कांग्रेस से थी, पंजाब में ये मुख्यमंत्री थी, 83 दिन का मात्र इनका कार्यकाल था। वहीं सुषमा स्वराज की बात करेंगे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद तो इनको मिलता है लेकिन कार्यकाल सिर्फ 52 दिन का रहता है। उमा भारती की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है और उनका कार्यकाल 259 दिन था। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती JK-PDP पार्टी से थी, 2 साल 76 दिन का कार्यकाल था। उमा भारती की बात जो हमने की ये बीजेपी से थी, सुषमा स्वराज भी बीजेपी से थी। अब बात करते हैं VN जानकी की, AIADMK की ये मुख्यमंत्री रही हैं, तमिलनाडु राज्य में 23 दिन का मात्र कार्यकाल रहा। और आतिशी जो आज इन्होंने शपथ लिया, इनका कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है 21 सितंबर 2024 यानी आज के ही दिन से, तो दिल्ली की ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो चलिए चलते चलते आम आदमी पार्टी की भी थोड़ी सी हम बात कर लें। 2012 में आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी और 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का इसको दर्जा भी मिल जाता है। आम आदमी पार्टी कैसे उत्पन्न हुई तो अन्ना आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। अन्ना आंदोलन क्या है वो चीज़ें आपको पता ही होंगी, क्योंकि अन्ना आंदोलन लोकपाल बिल को लेकर बना था और अन्ना का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और अन्ना फिर से अपने कुटिया में चले गए हैं। और अन्ना और अरविंद केजरीवाल के बीच में दरारें बहुत बड़ी हुई हैं, क्योंकि अन्ना अरविंद केजरीवाल को धोखेबाज कहते रहते हैं। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को उसे पार्टी का दर्जा दिया और किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में 6% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल कर चुके हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार वर्तमान में चल रही है। भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं। पार्टी का संगठन हरियाणा और गुजरात में भी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पार्टी के लोकसभा में 3 जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं। देश के अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी का कैडर लगातार एक्टिव होते जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी बनने तक का सफर क्या था वो भी आपको हम थोड़ा सा बता दें। 2012 में अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का गठन होता है। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 29.49% वोट शेयर के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है आम आदमी पार्टी। 2014 में लोकसभा चुनाव में 2.1% वोट और 4 सीटें हासिल करके आगे बढ़ती है। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 53.4% मतों के साथ 70 में से 67 सीटें ये जीत जाती है और एक रिकॉर्ड बनाती है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 20 सीटें हासिल कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर लिया था। 2022 में गोवा में 6.77% वोट के साथ 2 विधायकों ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली थी। 2022 में पंजाब में 42% वोट शेयर के साथ 117 में से
92 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। वहीं 2022 में गुजरात में 13% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत भी हासिल की और राष्ट्रीय पार्टी बनने की सारी शर्तें पूरी करके राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। आतिशी के बारे में कुछ बातें आपको बताएं तो दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15(2) कहती है कि चुनाव की अधिसूचना विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने से 6 महीने से कम समय पहले नहीं की जा सकती। इसका मतलब चुनाव आयोग को 5 महीने के अंदर दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने ही होंगे। हालांकि केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा के समय कहा था कि वे दिल्ली में जल्दी चुनाव कराने की मांग करेंगे। उपराज्यपाल और चुनाव आयोग तैयार हुआ तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले भी दिल्ली में चुनाव कराए जा सकते हैं। इस हिसाब से आतिशी 5 महीने से भी कम समय तक सीएम रहेंगे, लेकिन सीएम का पद तो उन्हें मिल ही गया। 2020 के रिजल्ट की बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर कुल सीटों की संख्या 70 है, यानी कि दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट 70 हैं। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं, यानी कि 35 दूना 70 सीटों का आधा चाहिए होता है, तो 35 + 1 यानी कि 35 से एक ज़्यादा 36 सीटों पर बहुमत हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर 62 सीटें जीती, ये रिकॉर्ड बना दिया। 70 में से 62 सीटें जीतकर 53.8% वोट के साथ बहुमत में आई। भाजपा ने 8 सीटें जीती और जो कांग्रेस पिछले दशकों से सरकार बनाते हुए चल रही थी उसकी सीटें 0 आई। लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बना रहा। दिल्ली में इन्होंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0 सीटें पाई। गुजरात में इन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0 सीटें पाई। पंजाब में इन्होंने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटें जीती। हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 0 सीटें जीती। यानी कि सब मिला जुलाकर विधानसभा दिल्ली और पंजाब में तो प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन लोकसभा में पंजाब में 3 सीटें इनको मिलती है 13 सीटों में से, और बाकी राज्यों में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में 1 भी सीटें प्राप्त नहीं होती हैं। ये एक बड़ा झटका बड़े चुनाव के लिए था, तो यानी कि लोकल चुनाव इनके लिए एक बेहतरीन चुनाव रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी न्यूज़ के साथ या कश्मीर वाली कहानी आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको देखने सुनने को मिलने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी चीज़ें आप चलाते हैं, टेलीग्राम, वहाँ पर वीडियो के लिंक शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि प्रामाणिक और एथेंटिक चीज़ें कहीं ना कहीं MPS हिंदी पर आपको प्राप्त हो रही हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।